ये क्लास लाइव कीजिए हो। शांत होइएगा तब ना आवाज सुनाई देगा। शांत होइए, शांत होइए, शांत, एकदम शांत हो जाइए सब लोग। शांति बनाइए। कर दिए लाइव जी। क्लास लाइव है? कर दिए। शांत हो जाइए, एकदम से शांत हो जाइए। और सब बताइए, आप लोग का क्या चल रहा है? हाय, और सब क्या चल रहा है? क्या बोल रहे हैं? ओ, आज यही चल रहा है। ओ, हे, क्लास फ्री ना है जी? फ्री है क्या? फ्री है? हमको कहाँ दिखा रहा है? तुम लोग का दिमाग उमाग काम करता उड़ता है कि नहीं जी? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए, तो आज जो है महाशिवरात्रि है। क्या है आज? और लड़का लड़की सब करता है। लड़का करता है अच्छी पत्नी मिले, और लड़की करती है अच्छा पति मिले। लेकिन पता है, बात ऐसन है, आजकल का शादी जितना दिखावटी और जितना बड़ा आयोजन होता है, रिश्ता उतना ही खोखला होता जा रहा है। बताइए, बनना है तो भगवान शिव बनिए, बाबा भोले बनिए, प्रत्येक बरस से शादी होगा। हम लोग का तो एक बार हो जाता है, बस उसी में सब काम खत्म, समझे? अब बाबा भोले को देखिए, प्रत्येक वर्ष शादी करते हैं। सब साल होता है शिवरात्रि, सब साल उनका बाराती निकलता है। हाँ, तो आप सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं, बधाई। देखिए, सब कुछ अपने जगह है, हर चीज अपने जगह है, पढ़ाई भी अपने जगह है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप शिवरात्रि मत कीजिए, या आप कोई भी पर्व मत कीजिए, या आगे रमजान का महीना आ रहा है, आप रोजा मत रखिए। आप रखिए रोजा, आप शिवरात्रि भी कीजिए। लेकिन आप लोग जो अपनी पहचान को भूल जाते हैं, आप जिस उम्र में है, इसका पहचान है, आपका धर्म है, आपका कर्म है पढ़ना। लेकिन हम लोग में क्या होता है कि कोई भी विशेष आयोजन को लेकर के, चाहे
बर्थडे हो आपका, चाहे कोई पर्व हो, इन सभी चीजों को बहाना बनाकर हम लोग पढ़ते नहीं हैं। तो ये आप अपने साथ एकदम से करते हैं ना इंसाफी। आप थोड़ा सोच कर देखिए कि अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन 2 मिनट के लिए रुक जाए, क्या होगा? अगर आप सोच कर देखिए कि आपको 1 सप्ताह तक खाना नहीं मिले, क्या होगा आपका? आपको 10 दिन तक पानी नहीं मिले, क्या होगा? थोड़ा सोच करके देखिए। आप नदी में डूब रहे हो और आपको ऑक्सीजन ना मिले, आप सोच कर देखिए आपका क्या होगा। तो उसी प्रकार से छात्र को जिस तरीका से सोचना चाहिए, अभी आप जिस एज में है, आपको जिस तरीका से सोचना चाहिए आप उस तरीका से सोचते नहीं, और यही वजह है कि आप अपने जीवन में रह जाते हैं असफल। जब 2 मिनट के लिए शरीर का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, हार्ट बीट रुक जाएगा, तो हमारा प्राण जा सकता है। तो फिर आप किसी भी चीज को बहाना बनाकर पढ़ाई क्यों रोक देते हैं? क्या पढ़ाई रोकिएगा तो इससे आपके कैरियर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। जो सही चीज होता है ना, वो दिखता नहीं है। बाद बाकी इशारा ही काफी है। इतना भर में तो आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे थे। समझे हैं तब पर भी अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तब पर भी अच्छी बात है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पढ़ाई को। और जो हमारा टॉपिक है अन्य प्रमुख विद्रोह, अंग्रेजों के खिलाफ, भारतीय जमींदारों के खिलाफ होने वाले विद्रोह। अगर आप पिछला सेशन किए होंगे तो हम आपको बताए थे कि अंग्रेजों के खिलाफ, भारतीय जमींदारों के खिलाफ भारत की आम जनता ने, किसान ने, भारत की जनजातियों ने विद्रोह किया है, जिसे हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं: जन विद्रोह, किसान विद्रोह और जनजातीय विद्रोह। इसमें से जन विद्रोह को हम लोग देख लिए थे, किसान विद्रोह को हम लोग देख रहे थे, और जनजातीय विद्रोह को आगे हमें देखना है। तो आज के सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले 2, 4, 5 प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, और जिनसे पूछेंगे जवाब वही दीजिएगा। रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है आप पढ़े लिखे हैं, आप अच्छे लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप में, समझ गए। पीला टी शर्ट उठिए, हाँ उठिए, हाँ हाँ बोलिए जी सर, जोर से बोलिए। हाँ ठीक है, जितना जोर से बोल रहे हैं जी सर उतना ही जोर से बोलना है, क्वेश्चन का जवाब देना है। किस विद्रोह के विषय में जानकारी हमें दीनबंधु मित्र की रचना से प्राप्त होती है? नील विद्रोह। और नील विद्रोह की जानकारी हमें दीनबंधु मित्र की रचना नील दर्पण से होती है। आपने तो कुछ भी जवाब नहीं दिया है, आप तो हैं बाबा भोले, अकड़ देंगे हम चोले। घर पे रिवीजन नहीं करते हैं? कल क्लास आए थे तो घर पे रिवीजन कौन करेगा? हम करेंगे आपके लिए, मारेंगे हम, मुंह तोड़ देंगे। बैठिए, मुंह बंद करके खड़ा है। चलिए, चश्मा रेड टोपी, उठिए उठिए,
चश्मा रेड टोपी, देखिए रेड टोपी पहन ले, आप टोपी कहां पहन ले? चलिए बताइए जोर से बोलिए जी सर, जोर से बोलिए। हाँ बोलिए अब। किस समाचार पत्र ने नील विद्रोह का समर्थन किया था? हाँ? हिंदू पैट्रियट। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। चलिए, लड़की के पीछे में जो बैठे हुए हैं तीसरा नंबर में रेड या जो भी शर्ट है, हाँ बताइए। बताइएगा आप, असम में होने वाले अहोम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? मनीराम दत्त। क्या होगा उत्तर? गोमधर। देखिए, देख लीजिए, यही सब कहेगा रिजल्ट नहीं हुआ। बैठिए। बताइए, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व असम से कौन किया था? मनीराम दत्त। बैठ जाइए, अभी तो लड़का जवाब भी दिया था। लड़की लोग नहीं पढ़ती है, बट गंदी है आप लोग। चलिए आइए, कल भी एगो उठा करके पूछे तो भी जवाब नहीं दी थे। ठीक है, सिर्फ बैठेगी एकदम आगे में, अब पढ़ेगी सबसे कम। चलिए अब शांत हो जाइए, शांति बनाइए, अब एकदम शांत हो जाइए। आइए समझते हैं चीजों को। प्रमुख भारतीय विद्रोह है। एकदम शांत, एकदम शांत होइए। अभी इसको खत्म करेंगे और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत करेंगे, और ये पीडीएफ इस सप्ताह में खत्म होना चाहिए। अगर फ्रांसीसी क्रांति शुरू कर दिए, खत्म नहीं हो पाया, कल भी आपका क्लास लगेगा। और एक बात जान लीजिए कि अभी हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, आप मान करके चलिए हम 70 क्वेश्चन का हम आपको तैयारी करवाने जा रहे हैं। 70 क्वेश्चन का तैयारी हम करवाएंगे। बिट्टू झा सर मात्र 25-30 क्वेश्चन के मालिक हैं, समझ गए? 25 क्वेश्चन बिट्टू झा सर, 5 गो मैथ वाले। तो शनिवार के विषय में थोड़ा सा आप जान लीजिए। अब आपके दिमाग में होगा कि कल क्लास नहीं होगा। एक सप्ताह का पूरा टारगेट लेंगे, 5 दिन में खत्म हो जाएगा, तो शनिवार को क्लास नहीं होगा। अगर 5 दिन में खत्म नहीं हो पाए तो शनिवार को भी क्लास होगा। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन उससे पहले ये बात आप जान लीजिए कि शनिवार को भी क्लास लगेगा, और शनिवार को जो है, जो 6 गो 7 गो मिसलेनियस पूछता है उसका क्लास लेंगे हम। जो 2 गो 3 गो बिहार पूछता है उसका क्लास लेंगे हम। और इसके बाद जो 15 से 20 करेंट पूछता है, ये 3 सेगमेंट का क्लास लेंगे, समझ गए? सोमवार से शुक्रवार हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जो मेरा मूल सब्जेक्ट है वो, और शनिवार को शुरू से ही मिसलेनियस, बिहार और करेंट तीनों करते हुए जाएंगे, ताकि बाद में अचानक जो है सर पे बोझ ना पड़े, पहले से पढ़े रहे, और सिर्फ जो है परीक्षा के अंतिम दिनों में जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं रिवीजन। तो मतलब आप मान करके चलिए, कल से अगर करेंट, स्टैटिक, बिहार ये सब की शुरुआत हो जाती है, तो आप मान करके चलिएगा कि 65 से 70 क्वेश्चन का तैयारी आप लोग का अभी हो रहा है। और जब बिट्टू सर क्लास में इंटर करेंगे तो लगभग 95, और मैथ वाले सर इंटर करेंगे तो लगभग 100, समझ गए? तो अभी हमारी बात मान लीजिए, सिर्फ हमारे भी सिलेबस को 100% कंठस्थ कर न लीजिए, समझ गए?
एक बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि साइंस का महत्व न है, उतना भी साइंस कमजोर न है। 20-25 को पूछता है और कंपटीशन में एक क्वेश्चन का भी बड़ी महत्व होता है। कंपटीशन एक क्वेश्चन से निकल जाता है, एक क्वेश्चन से रह जाता है, समझ गए। तो आइए देखते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के कल आपका क्लास है, यही बतलाना चाह रहे थे। क्योंकि लास्ट में आप लोग भागने लगते हैं, तो अभी तो शुरू शुरू में है, तो इसलिए बता दिए हैं कि कल क्लास है, क्योंकि खत्म हो नहीं पाएगा, हमको पता है, समझ गए। तो आइए अब, तो हम लोग बात कर रहे थे और बीच में किसी को टोकना नहीं है। मास्टर हम हैं, भर दिन पढ़ते हैं तब पढ़ाते हैं, समझ गए। वो चिटपुटिया मास्टर हमको मत समझिए कि जो है एक बार कुछ डाटा स्टोर कर लिए बस उसी पे खेप रहे हैं, नहीं, हमेशा पढ़ते रहते हैं तभी पढ़ाते हैं, समझे। तो जो बता रहे हैं ऑथेंटिक सोर्स से बताएंगे, एक भी गलत हो ही नहीं सकता है। मेरा गलती कितना है बताइए, कोई इतना सारा वीडियो है, ह्यूमन मिस्टेक एक आध गो हो गया होगा, नहीं तो स्टेज पे चढ़ के हमसे गलती बोलाइए नहीं सकता है, समझ गए। तो चलिए आइए अब, अगर गलतियों बता दिए ना, उसी गलतियों को याद रखिए आप। चलिए तो आइएगा। तो बात कर रहे थे हम लोग किसान आंदोलन के विषय में। किसान आंदोलन के अंतर्गत नील विद्रोह से अवगत करवा दिए थे, पाबना विद्रोह से अवगत करवा दिए थे, एका आंदोलन से अवगत करवा दिए थे, मोपला विद्रोह से अवगत करवा दिए थे, और हम आपको अवगत करवा रहे थे चंपारण सत्याग्रह से। तो देखिए चंपारण, खेड़ा, बारदौली, इन तीनों से थोड़ा थोड़ा आप अवगत हो जाइए। ऐसे गांधी युग पढ़िएगा ना तो वहां पर भी ये सब चीज हम आपको पढ़ाएंगे, समझ गए। और गांधी युग के नोट में ही इन तीनों का विवरण है। यहां पर इन तीनों का विवरण नहीं दिए हैं, लेकिन आगे जो नोट मिलेगा उसमें इन तीनों का विवरण काफी विस्तार पूर्वक हमने दिया है। तो इसलिए गांधी युग के नोट में इन चीजों का विवरण है, इसी कारण हम लिखाएंगे नहीं, परंतु यहां पर समझा देते हैं और साथ ही साथ चीजों को करवा देंगे याद। देखिएगा, समझिएगा चीजों को। अब आप चंपारण सत्याग्रह कल के सेशन में बताए भी थे, थोड़ा आज उसको कंप्लीट कर देते हैं। चंपारण बिहार का एक प्रमुख भूभाग चंपारण रहा है। चंपारण में समस्या किसानों के साथ था। चंपारण में समस्या किसानों के साथ था। चंपारण में किसानों के साथ क्या समस्या था? तो चंपारण में किसानों के साथ तिनकठिया प्रथा की समस्या विद्यमान थी। चंपारण में किसानों के साथ तिनकठिया प्रथा की समस्या विद्यमान थी। अब सवाल यह उठता है कि तिनकठिया प्रथा क्या था? देखिए, तिनकठिया प्रथा का संबंध नील की खेती करने से था। तिनकठिया प्रथा का संबंध नील की खेती करने से था। चंपारण के जो नीलहे जमींदार थे, अर्थात चंपारण के जो अंग्रेज जमींदार थे, चंपारण के जो अंग्रेज जमींदार थे, चंपारण के अंग्रेज जमींदार चंपारण के किसानों से जबरदस्ती नील का खेती करवाता था। जैसे बंगाल के किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, बल्कि बंगाल के किसान चावल की खेती करना चाहते थे, उसी प्रकार से चंपारण के किसानों की अगर हम लोग बात करें तो चंपारण के किसान भी नील की खेती करना नहीं चाहते थे, बल्कि चंपारण के किसान गन्ना की खेती करना चाहते थे, गेहूं की खेती करना चाहते थे, चावल की खेती करना चाहते थे। लेकिन इसके बावजूद चंपारण के किसानों से नील की खेती करवाया जाता था। और जो अंग्रेज जमींदार थे वो चंपारण के किसानों को कहा कि अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें से 3 कट्ठा पर आपको नील का खेती करना पड़ेगा।
40 कट्ठा है तो 6 कट्ठा पर, 60 कट्ठा है तो 9 कट्ठा पर, 80 कट्ठा है तो 12 कट्ठा पर। मतलब प्रत्येक 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती करना पड़ेगा। और अगर आप नील की खेती नहीं करते हैं तो उस एवज में एक मोटी रकम आपको देना होगा। उस एवज में अंग्रेजों को एक मोटी रकम आपको देना होगा। तो चंपारण के कुछ किसान नील की खेती कर लेते थे और कुछ किसान नील की खेती नहीं करते थे। जो नहीं करते थे उस एवज में अंग्रेजों को मोटी रकम दे दिया करता था, और जो किसान नील का खेती करता था वो नील अंग्रेजों के हाथों बेच देता था। और किसानों ने यह देखा कि नील उत्पादन करने में जितना खर्च हो रहा था उतना भी नहीं मिल पा रहा था, और दूसरी बात नील की खेती करने से खेत की उर्वरा शक्ति मर जा रही थी, और तीसरी बात जर्मनी में कृत्रिम नील की खोज हो चुकी थी, जिस वजह से भारतीय नील की मांग वैश्विक बाजार में कम हो गई थी। ये तमाम रीजन थे जिस वजह से चंपारण के किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। चंपारण के किसान शुरू में मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे कांग्रेसी नेताओं से मिले। इन नेताओं ने चंपारण के किसानों को आश्वासन दिया कि हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपको आपका हक अधिकार दिलवाएंगे और इस 3 कठिया प्रथा को खत्म करेंगे। लेकिन ये लोग चंपारण पहुंचे ही नहीं। फिर बाद में चंपारण के किसानों को पता चला गांधी जी के विषय में। चंपारण के किसानों को गांधी जी के विषय में यह बात पता चला कि एक कोई गांधी है गुजरात का, वो दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को अंग्रेजों से अधिकार दिला दिया। तो चंपारण के किसानों के दिमाग में यह आया कि गांधी नामक शख्स ने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को अंग्रेजों से अधिकार दिला दिया है, तो गांधी जी तो भारत में रहने वाले भारतीयों को भी अंग्रेजों से अधिकार दिला सकते हैं। यह बात चंपारण के किसानों के मन में आया। चंपारण के एक प्रमुख किसान नेता, जिनका गांव भितिहरवा गांव था, भितिहरवा गांव के रहने वाले थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल को पता चला कि गांधी जी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आ रहे हैं। तो राजकुमार शुक्ल भी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ पहुंचे, और कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन हो रहा था, उसमें गांधी जी एकदम अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ था। और फिर राजकुमार शुक्ल गांधी जी के बगल में जाकर बैठे और अपनी समस्या से गांधी जी को अवगत करवाए। राजकुमार शुक्ल को विश्वास नहीं हो रहा था कि गांधी भी चंपारण पहुंचेगा। राजकुमार शुक्ल ने कहा भी आप आइएगा कि नहीं आइएगा, सही सही बताइए, क्योंकि इससे पहले भी हम बहुत कांग्रेसी से मिले हैं, सब आश्वासन दिया है लेकिन आया कोई नहीं है। तो उस पर गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल को कहा आप विश्वास रखिए, हम आएंगे और जरूर आएंगे, और अगर आपकी समस्या जायज होगी तो हम उसको खत्म भी करवाएंगे। गांधी जी को उस समय बहुत ज्यादा काम नहीं था। 1916-17 में गांधी जी की बहुत बड़ी पहचान नहीं थी, छोटी मोटी पहचान रखने वाले नेता थे गांधी। और गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसियों में अंतर यही था, गांधी जी छोटे मुद्दा को उठाकर उसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना देता था, और अन्य कांग्रेसी नेता छोटा मुद्दा तो उठाता भी नहीं था, सिर्फ बड़ा मुद्दा उठाता था। तो गांधी जी राजकुमार शुक्ल को जो आश्वासन दिए थे उसी को लेकर गांधी जी अप्रैल 1917 में पहुंचे चंपारण,
और जब चंपारण पहुंचे तो ऐसा नहीं है कि चंपारण पहुंचे एकदम सत्याग्रह शुरू कर दिए, नहीं। चंपारण पहुंचने के बाद गांधी जी ने सैकड़ों किसानों से मुलाकात की, और सैकड़ों किसानों से मुलाकात करने के बाद गांधी जी ने हर किसान का एक ही समस्या देखा, वो समस्या तिनकठिया प्रथा ही था। तो गांधी जी समझ गए, नहीं, जो राजकुमार शुक्ल साहब बोले हैं तिनकठिया प्रथा, वो किसानों की जायज समस्या है, वो किसानों की जायज समस्या है। ठीक है, किसानों की जायज समस्या समझ में गांधी जी को आ गया। तत्पश्चात गांधी जी चंपारण के किसानों के समर्थन में सत्याग्रह की शुरुआत किए। और जब गांधी जी चंपारण के किसानों के समर्थन में सत्याग्रह की शुरुआत किए तो सत्याग्रह धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा। सत्याग्रह की लोकप्रियता को देखते हुए जितने भी बिहार के कांग्रेसी नेता थे सभी गांधी जी के पीछे जाकर खड़ा हो गए। इससे चंपारण सत्याग्रह को और भी अधिक बल मिला। और फिर जब चंपारण सत्याग्रह काफी लोकप्रिय होने लगा तो गांधी जी को आदेश दिया गया कि गांधी जी चंपारण खाली कर दे। लेकिन गांधी जी ने चंपारण खाली करने से मना कर दिया और गांधी जी ने कहा अंग्रेजों को, आप हमें जो आदेश दीजिएगा हम वही करेंगे, आपके आदेशों की अवहेलना नहीं करेंगे, लेकिन हम सत्याग्रह भी खत्म करने वाले नहीं हैं। आपकी आज्ञा का हम पालन भी करेंगे, लेकिन उस हद तक ही आपकी आज्ञा का पालन करेंगे जहां तक जायज होगा। यही वजह है कि गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। गांधी जी पर काफी प्रेशर बनाया गया चंपारण खाली करने को लेकर। गांधी जी थोड़ा जिद्दी प्रवृत्ति के हुआ करते थे, अपनी हठ धर्मिता पर उतर जाते थे गांधी जी। और गांधी जी एकदम कह दिए, ना, हम चंपारण खाली करने वाले नहीं हैं। तो इरविन जो कि 1926 से 1931 तक भारतीय वायसराय के पद पर रहे हैं, इरविन उस समय बिहार में थे। और इरविन उस समय वायसराय नहीं थे लेकिन बिहार में थे। वो इरविन वायसराय नहीं थे उस समय लेकिन बिहार में थे। इरविन गांधी जी को मिलने के लिए आमंत्रित किया, खाना पर भी आमंत्रित किया। इरविन से गांधी जी मिले। इरविन ने जब खाना के लिए आमंत्रित किया तो गांधी जी ने मना कर दिया। फिर इरविन ने कहा दूध पी लीजिए, तो गांधी जी दूध पीने को तैयार हो गए। जब गांधी जी दूध पीने को तैयार हो गए तो इरविन का खाना बनाने वाला था बतक मियां। इरविन ने अपने खाना बनाने वाले बतक मियां को कहा कि गांधी जी के दूध में जहर मिला देना है, और जैसे ही गांधी जी दूध पिएंगे ओम नमः स्वाहा हो जाएंगे। तो अंग्रेजों के लिए जो एक सर दर्द बनकर गांधी उभरने वाला है, इस उभरते हुए व्यक्तित्व को उभरने से पहले ही मार देंगे। मतलब गांधी को गांधी नहीं बनने देना चाह रहा था अंग्रेज। इसी वजह से ऐसा काम करने का प्रयास किया गया। बतक मियां भले इरविन का खाना बनाता था, लेकिन बतक मियां इंडियन था, भारतीय था, तो भारतीयता का भाव उनमें था। बतक मियां ने इरविन के आदेश की अवहेलना कर दी और दूध में जहर नहीं मिलाया। गांधी जी को दूध परोसा गया, गांधी जी दूध पिए, कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसमें जहर मिलाया ही नहीं गया था। तो इस प्रकार चंपारण सत्याग्रह के दौरान बतक मियां ने गांधी जी का जान बचाया। और फिर इरविन ने बतक मियां को काफी कठोर सजा दी।
और फिर गांधी जी चंपारण सत्याग्रह लगातार करते रहे। चंपारण सत्याग्रह की लोकप्रियता को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक कमिटी का गठन करना पड़ा, जिस कमिटी का नाम था चंपारण एग्रेरियन कमिटी। चंपारण एग्रेरियन कमिटी। चंपारण एग्रेरियन कमिटी का अध्यक्ष फ्रैंक स्लाई को बनाया गया था और चंपारण एग्रेरियन कमिटी के एक सदस्य थे महात्मा गांधी भी। महात्मा गांधी फ्रैंक स्लाई को समझा दिया, कहा देखिए तिनकठिया प्रथा क्यों सही नहीं है। बात ऐसन है कि अगर मान लिया जाए किसान खेती नहीं करेगा तो इससे किसकी अर्थव्यवस्था चौपट होगी? ब्रिटिशों की अर्थव्यवस्था चौपट होगी। और किसानों का अधिक से अधिक अगर आप शोषण करेंगे तो किसान हतोत्साहित हो जाएंगे, फसल भी उत्पादित नहीं करने लगेंगे। और भारत किसानों का देश है, इससे फाइनली घाटा ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को ही होना है। फ्रैंक स्लाई को लगा बात तो सही कह रहा है गांधी। तो फ्रैंक स्लाई जब अपना आदेश दिया तो उस आदेश में फ्रैंक स्लाई ने यह बात कहा कि तिनकठिया प्रथा को समाप्त किया जाता है। अगली बात फ्रैंक स्लाई ने अपने आदेश में यह कहा कि चंपारण के किसानों से जो अवैध वसूली की गई है उस अवैध वसूली का 25% किसानों को ब्रिटिश जमींदार वापस लौटा दे। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो जिस तिनकठिया प्रथा को समाप्त करने को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किया था, उस तिनकठिया प्रथा का हो गया अंत। अर्थात गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह हुआ सफल। और गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी और महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। तो चंपारण सत्याग्रह ने गांधी जी को पूरे बिहार के किसानों के बीच, और पूरे बिहार के किसान ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के किसानों के बीच एक लोकप्रिय चेहरा के तौर पर उभारा। और ध्यान रखें आप कि ऐसा नहीं था कि जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह कर रहे थे तो सभी लोग उसका समर्थन ही कर रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं थी। बहुत सारे भारत के ऐसे भी लोग थे जो गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध कर रहा था। जैसे दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े किसान नेता थे एनजी रंगा ने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। एनजी रंगा ने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। देखिए, गांधी जी अपनी माता से कुछ बात सीखे थे। गांधी जी की माता ने गांधी जी को यह सिखलाने का काम की। एक तो प्रयास यह करना है कि फालतू चीजों से बचना है, और दूसरी बात, अगर किसी भी काम में आप अपना हाथ डालते हैं तो उस काम को अंजाम तक पहुंचाना है। यह बात गांधी जी की माता ने सिखलाई थी। तो गांधी जी की माता ने गांधी जी को यह बात सिखलाई कि अगर किसी काम में आप हाथ डालते हैं तो उस काम को जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचा दीजिएगा तब तक छोड़ना नहीं है, चाहे कितनी भी चुनौतियों का सामना क्यों न करना पड़े। गांधी जी ये चीज अपनी माता से सीखे थे। और गांधी जी कोई भी आंदोलन किए, कोई भी सत्याग्रह किए, कितनों लोग विरोध में आकर के खड़ा हो जाते थे, नहीं झुकते थे। जो होगा देखा जाएगा। और आप लोग गांधी जी को
कमजोर कड़ी के तौर पर याद करते हैं। जैसे एक कहावत है, कुछ है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी ना। क्या बात करते, मजबूरी नहीं, मजबूरी के जगह र के जगह त शब्द जोड़ दीजिए, मजबूती का नाम महात्मा गांधी। मजबूरी नहीं बल्कि मजबूती का नाम महात्मा गांधी। एक लाठी पर अंग्रेज के नाक में दम करके रख ले था, बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना हिंसा के। तब आप लोग बोलते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अच्छा, मजबूती का नाम महात्मा गांधी है, मजबूती का नाम महात्मा गांधी है, समझ गए। और ऐसा नहीं था कि ये जो गांधी समझा है क्या, एक गाल पर मारेगा तो दूसरा भी दे देंगे। क्या बात करते हैं, वो सब ऐसे लोग जो है एक भ्रम फैला दिया है। गांधी गांधी थे महाराज, गांधी को एक चट कोई मार लेगा। क्या बात करते हैं आप, समझ गए। लाठी से कूट नहीं देते गांधी। चलिए, तो ये चंपारण सत्याग्रह के विषय में हुआ। और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह था। गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द को दक्षिण अफ्रीका में गढ़ा था। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना, समझ गए। तो ये है आपको चंपारण सत्याग्रह। तो आइए, चंपारण सत्याग्रह संबंधित टोटल 10-12 फैक्ट है, इसको करते हैं हम लोग याद। क्वेश्चन हम बोलेंगे, आंसर आप बोलिएगा, नहीं बोलिएगा तो फिर हम बोलेंगे, और फिर हम आपको दोबारा रिपीट करवा देंगे, समझ गए। तो बताइए, गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन सत्याग्रह है? गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कौन प्रांत में हुआ? बिहार प्रांत में। कहां हुआ है? कहां हुआ है? चंपारण सत्याग्रह कौन प्रांत में हुआ? बिहार प्रांत ना। कब हुआ है? अप्रैल 1900। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन किसे कहा जाता है? चंपारण। गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन किसे कहा जाता है? चंपारण। गांधी जी ने जब चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किया था तो उसका विरोध किसने किया? एनजी। और इस चंपारण सत्याग्रह किस प्रथा को समाप्त करने को लेकर हुआ? तिनकठिया। और तिनकठिया प्रथा का अंत हुआ, अर्थात चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ। चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर। गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि? गुरुदेव की उपाधि ना। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का जान कौन बचाया था? कौन बचाया था? और चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी से वार्ता करने के लिए गांधी जी को कौन बुलाया था? इरविन ना, लॉर्ड इरविन बुलाए थे। और चंपारण के समस्याओं के किसानों के निदान हेतु चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया था। चंपारण एग्रेरियन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक स्लाई। चंपारण एग्रेरियन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? चंपारण एग्रेरियन कमेटी के अध्यक्ष फ्रैंक स्लाई। क्लियर है ये बात? और चंपारण एग्रेरियन कमेटी ने कितना प्रतिशत अवैध रूप से वसूले गए राशि का कितना प्रतिशत किसानों को देने को लेकर आदेश दिया? 25। चलिए ठीक है। इसके बाद अब आगे आइएगा, खेड़ा सत्याग्रह। देखिए, गुजरात का एक जिला था खेड़ा। खेड़ा में भी समस्या किसानों के साथ थी। खेड़ा में भी समस्या किसानों के साथ थी। खेड़ा में किसानों के साथ क्या समस्या थी? तो खेड़ा में किसानों के साथ यह समस्या थी, हुआ यह था कि खेड़ा में पड़ गया था अकाल। उस अकाल के बावजूद खेड़ा के किसानों से जबरदस्ती अंग्रेजों के द्वारा कर का वसूली किया जा रहा था, जिस कारण खेड़ा के किसान गांधी जी से जाकर मिले और फिर गांधी जी खेड़ा के किसानों से वार्ता किए और फिर गांधी जी वर्ष 1918 में गए खेड़ा
और खेड़ा के किसानों के समर्थन में गांधी जी ने जो सत्याग्रह चलाया है उसे ही कहते हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी की मुलाकात सरदार वल्लभ भाई पटेल से हुई और उस दौरान ही सरदार पटेल गांधी जी से काफी प्रभावित हुए और सरदार पटेल ने गांधी जी को अपना शिष्य मान लिया और फिर गांधी जी के साथ मिलकर के काम करना शुरू कर दिया। खेड़ा सत्याग्रह में गुजरात के एक लोकल संगठन गुजरात सभा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया और उस समय गुजरात सभा का अध्यक्ष गांधी जी को ही बना दिया गया था और गांधी जी तमाम अवलोकन करने के बाद यह घोषणा किया, खेड़ा के वैसे किसान जो कर देने की स्थिति में है वो कर दे, लेकिन खेड़ा के वैसे किसान जो कर देने की स्थिति में नहीं है वो कर नहीं दे। अर्थात कर नहीं दो का नारा गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह के दौरान दिया था। कर नहीं दो का नारा गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह के दौरान दिया था। गांधी जी इस डिमांड के साथ ही कि जो किसान कर देने की स्थिति में वो कर दे, जो नहीं देने की स्थिति में वो कर नहीं देगा, इस मांग के अंतर्गत ही खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया और गांधी जी की मांग को चंद दिनों में अंग्रेजों ने मान लिया। अर्थात खेड़ा सत्याग्रह भी सफल रहा, अर्थात खेड़ा सत्याग्रह भी सफल रहा और खेड़ा सत्याग्रह में ही गांधी जी ने अंग्रेजों के प्रति असहयोग की नीति अपनाई, असहयोग की नीति अपनाई। मतलब गांधी जी ने किसानों को कहा जो कर देने की स्थिति में नहीं है वो नहीं दीजिए, मतलब अंग्रेजों के प्रति असहयोग की नीति अपनाई, मतलब अंग्रेजों को सहयोग मत कीजिए, आप अंग्रेजों को सहयोग नहीं कीजिए। यही वजह है कि गांधी जी के खेड़ा सत्याग्रह को प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। गांधी जी के खेड़ा सत्याग्रह को प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह सफल हो गया। इसके बाद अगला है बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह वर्ष 1928 में हुआ है। बारदौली भी गुजरात का ही एक तालुका या एक जिला था। बारदौली में भी समस्या किसानों के साथ ही था। बारदौली में कौन सी समस्या किसान के साथ था? तो बारदौली में किसानों के साथ समस्या यह थी कि बारदौली में किसानों से जिस रेट पर, जिस दर पर कर वसूला जाता था उस रेट को काफी बढ़ा दिया गया। 5% के रेट से कर वसूला जाता था, उसको बढ़ाकर सीधे 30% कर दिया गया, यानी 5% से सीधे 30%। तो देखिए कितना का गैप हो रहा, कितना ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो बारदौली में ब्रिटिश सरकार ने लगान की दर, राजस्व की दर या कर की दर को बढ़ा दिया। जो कर की दर को बढ़ा दिया उसी को लेकर गुजरात के बारदौली के किसान अंग्रेजों से खफा हो गए और गुजरात के बारदौली के किसान गांधी जी से मिले। लेकिन गांधी जी इस समय बहुत ज्यादा व्यस्त रहने लगे थे, तो गांधी जी ने गुजरात के ही अपने अनुयायी सरदार पटेल को कहा कि आप बारदौली जाइए, किसानों की समस्या को सुनिए और उसका समाधान कीजिए। और फिर सरदार पटेल बारदौली पहुंचे, किसान की समस्या को सुने और किसानों के समर्थन में सरदार पटेल ने जो सत्याग्रह किया उसी सत्याग्रह को कहा जाता है बारदौली सत्याग्रह। और जब सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदौली सत्याग्रह हुआ तो उस बारदौली सत्याग्रह का डिमांड था, उस बारदौली सत्याग्रह का मांग था कर की दर को कम करना, राजस्व की दर को कम करना या लगान की दर को कम करना, यह मांग था। इस मांग के साथ ही बारदौली सत्याग्रह हुए और चंद दिनों में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सरदार पटेल की मांग को स्वीकार कर लिया।
और कर की दर को फिर से घटा दिया, कर की दर को फिर से घटा दिया। अर्थात कर की दर कम करने को लेकर के बारदौली सत्याग्रह आयोजित किए गए थे और कर की दर घटा भी दिए गए। अर्थात बारदौली सत्याग्रह सफल रहा और बारदौली सत्याग्रह की सफलता पर ही वल्लभ भाई पटेल को वहां की महिलाओं के आग्रह पर महात्मा गांधी के द्वारा सरदार की उपाधि प्रदान की गई। तो आप देख रहे हैं ये सभी किसान आंदोलन से जुड़े हुए सत्याग्रह थे या आंदोलन थे। चंपारण सत्याग्रह हम लोग कर चुके हैं याद, खेड़ा और बारदौली को करते हैं याद। फिर जन आंदोलन खत्म हो गया है, किसान खत्म हो गया है, आगे जनजातीय विद्रोह पर हम लोग आएंगे। ठीक है, तो बताइए खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ है? 1918। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ है? खेड़ा सत्याग्रह किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी। खेड़ा सत्याग्रह किसके नेतृत्व में? खेड़ा सत्याग्रह किसके नेतृत्व में? और गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम असहयोग आंदोलन की संज्ञा किसे दी जाती है? किसे दी जाती है? किसे दी जाती है? और किस सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने कर नहीं दो का नारा दिया था? खेड़ा, खेड़ा क्लियर है ये बात। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ है? 1900। कहां हुआ है? गुजरात। कहां हुआ है? किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? अच्छा, किस बात को लेकर हुआ था? कर की दर बढ़ाए जाने के विरोध में, कर की दर बढ़ाए जाने के विरोध में। और किस सत्याग्रह की सफलता पर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? आए क्लियर है ना ये बात? अब हम लोग आ जाते हैं जनजातीय विद्रोह पर। अब हम लोग आ जाते हैं जनजातीय विद्रोह पर। चलिए, तो जो है उस सब में बोर्ड पर लिखने का हमको नहीं लग रहा था कोई खास जरूरत था, इसी वजह से हम बोर्ड पे नहीं लिखे, लेकिन यहां पर जो है बोर्ड पर लिखना जरूरी है, समझ गया? तो आइएगा जनजातीय विद्रोह। देखिए, भारत में रहने वाली जो आदिवासी है उसी को हम लोग कहते हैं जनजाति। तो आदिवासी कहिए या जनजाति कहिए, आदिवासी कहिए या जनजाति कहिए, बात बराबर है। अब आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह क्यों किया? अंग्रेजों ने आदिवासियों का शोषण किया, इसलिए विद्रोह किया। अंग्रेजों ने आदिवासियों का शोषण कैसे किया, इस बात को आप समझिएगा। देखिए, अंग्रेजों ने वन अधिनियम या वन नीति, फॉरेस्ट एक्ट या फॉरेस्ट पॉलिसी लाकर आदिवासियों से उसका जो वन पर अधिकार था वो छीन लिया। मतलब आदिवासी रहते थे जंगल में और जंगलों पर आदिवासियों का अधिकार था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट पॉलिसी ला करके वन को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। वन को, फॉरेस्ट को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया और वन नीति के जरिए वन को सरकारी संपत्ति घोषित करने के बाद आदिवासियों को जंगल से बाहर करवाया जाने लगा। आदिवासियों को जंगल से बाहर करवाया जाने लगा। हाल फिलहाल में तो कोई मूवी आया था जी, इस पर आया है कोई मूवी, साउथ का मूवी है, अरे जिसमें एक बच्ची जो है गोदना गोदती है, वो मूवी है,
कोई मूवी है, अच्छा जो भी है, और एगो साउथ का मूवी है, ठीक है, उसमें कुछ कुछ दिखाया है कि कैसे जो है आदिवासियों को जंगलों से बाहर किया जाता था, दिखाया है साउथ के किसी मूवी में। अब एग्जैक्ट उतना ध्यान नहीं है, लेकिन मूवी हम भी देखे, आप लोग भी देखे होंगे, निश्चित देखे होंगे। चलिए समझिएगा, आप चीजों को समझिए, हल्ला नहीं हल्ला नहीं हल्ला नहीं, ठीक है। तो जनजातियों से जंगल खाली करवाए जाने लगे, जंगल को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। एक तो रीजन ये था। दूसरा रीजन ये था कि आदिवासियों को न्याय नहीं मिलता था। अगर आदिवासी अंग्रेजों का दरवाजा खटखटाता था, अंग्रेजी अदालतों का दरवाजा खटखटाता था, तो न्याय नहीं मिलता था। और अगर न्याय मिलता भी था तो बहुत लेट हो जाता था, बहुत लेट हो जाता था। तो ये तमाम रीजन थे जिस वजह से आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया विद्रोह। प्रमुख आदिवासी विद्रोह में संथाल विद्रोह आता है। संथाल विद्रोह के बाद मुंडा विद्रोह आता है। मुंडा विद्रोह के बाद आपको खोंड और सवार विद्रोह आता है। खोंड और सवार विद्रोह आता है। फिर आपको खासी विद्रोह आता है। खासी विद्रोह आता है। फिर आपको रामोसी विद्रोह आता है। रामोसी विद्रोह आता है। ये तमाम विद्रोह जो है आपको आते हैं जनजातीय विद्रोह में। तो अब आइए एक एक करके हम लोग संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, खोंड और सवार विद्रोह, खासी विद्रोह, रामोसी विद्रोह, इन सभी विद्रोहों का एक एक करके हम लोग करते हैं चर्चा। देखिए संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। जो संथाल विद्रोह है, संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह, हूल विद्रोह, हूल विद्रोह के नाम से भी संथाल विद्रोह को जाना जाता है। हूल विद्रोह के नाम से भी संथाल विद्रोह को जाना जाता है। संथाल विद्रोह हुआ कहां है? तो संथाल विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो संथाल विद्रोह आज के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो झारखंड हो जाएगा, लेकिन उस समय के संदर्भ में आप देखेंगे तो बिहार हो जाएगा। तो बिहार और झारखंड के क्षेत्र में, बिहार और झारखंड के क्षेत्र में संथाल विद्रोह हुए हैं। और यह विद्रोह संथाल जनजाति के लोगों के द्वारा किया गया। यह विद्रोह संथाल जनजाति के लोगों के द्वारा किया गया है। संथाल जनजाति के लोगों के द्वारा यह विद्रोह 1855-56 ईस्वी में हुए हैं। 1855-56 ईस्वी में हुए हैं। इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, चारों भाई था। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये चारों भाई था। लेकिन इस विद्रोह के दो प्रमुख नेता के तौर पर उभरकर सामने आया सिद्धू और कान्हू। इसी वजह से हम लोग सिर्फ सिद्धू कान्हू याद रखते हैं। ठीक है, आप याद रखिए, लेकिन चांद और भैरव का भी इस विद्रोह में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो संथाल विद्रोह सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव के नेतृत्व में हुआ। इस विद्रोह का वही कारण था कि संथाल जनजातियों को उनके अपने निवास स्थल से बाहर किया जा रहा था। संथाल जनजाति के महिलाओं के साथ अंग्रेजों ने दुराचार किया था और संथाल जनजाति के लोगों को अंग्रेजी अदालत में न्याय नहीं मिलता था। इन तमाम कारणों की वजह से संथाल विद्रोह हुए। और संथाल विद्रोह के क्रम में संथाल जनजाति के लोगों ने रेलवे स्टेशन, डाकघर, पुलिस स्टेशन सब पर हमला किया। और बहुत शक्तिशाली विद्रोह था ये,
बहुत ही अधिक शक्तिशाली विद्रोह था ये। लेकिन जनजातियों के पास हथियार क्या थे? तीर धनुष था, तलवार था, भाला था। लेकिन अंग्रेजों के पास गोली बंदूक था, अंग्रेजों के पास गोली बंदूक था। तो अंग्रेज अपनी ताकत के बदौलत इस विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त किया था। अंग्रेज अपने ताकत के बदौलत इस विद्रोह को दबा दिया था। और इस विद्रोह को दबाने में ब्राउन और लॉयड नामक अंग्रेज सेनापति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ब्राउन और लॉयड नामक सेनापति ने इस विद्रोह को दबा दिया। इस विद्रोह के तत्वाधान में 1856 ईस्वी में सिद्धू कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया और इनकी गिरफ्तारी के बाद ही जो है विद्रोह शिथिल पड़ गए और विद्रोह जो है धीरे धीरे खत्म हो गए। तो इसको आप याद रखिएगा। तो आइएगा याद करते हैं हम लोग। यहां से बीपीएससी का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीपीएससी ने इसको 2-3 बार पूछा है। एक बार तो बीपीएससी यह पूछा है 1857 की क्रांति के ठीक पूर्व संध्या होने वाला विद्रोह कौन है, और 1857 के क्रांति के ठीक बाद होने वाला विद्रोह कौन है। तो 1857 के ठीक पूर्व होने वाला विद्रोह है संथाल विद्रोह, और 1857 के विद्रोह के ठीक बाद होने वाला विद्रोह है नील विद्रोह। और देखिए जो 1857 का विद्रोह है वह भी काफी शक्तिशाली था, जो संथाल विद्रोह है वह भी काफी शक्तिशाली था, और जो नील विद्रोह है वह भी काफी शक्तिशाली था। तो ये तीनों विद्रोह को रखना है आपको याद, समझ गए। तो बताइएगा संथाल विद्रोह कब हुए हैं? कब हुए हैं संथाल विद्रोह? कब हुए हैं? इसके नेतृत्व करता सिद्धू कान्हू चांद भैरव। इसके नेतृत्व करता, अच्छा, इस विद्रोह को किसने दबाया? ब्राउन और लॉयड। ये बात आपके नोट में नहीं है लेकिन है ये महत्वपूर्ण, इसलिए आप इसको लिखिएगा। संथाल विद्रोह को ब्रिटिश सेनापति ब्राउन और लॉयड ने, लिख देते हैं हम, चिंता नहीं करना है। ब्राउन और लॉयड ने, दोनों अलग अलग था। ब्राउन और लॉयड ने करारुख अपनाते हुए, यहां लिखा हुआ है ब्राउन और लॉयड, यहां देखिए, यहां ब्राउन और लॉयड ने करारुख अपनाते हुए दबा दिया। चलिए आगे आइएगा आप। इसके बाद है आपको मुंडा विद्रोह। देखिए मुंडा विद्रोह का भी जो कार्य क्षेत्र रहा है उस समय के दृष्टिकोण से बिहार और आज के दृष्टिकोण से झारखंड में मुंडा नामक जनजाति रहती है। झारखंड में मुंडा जनजाति के लोगों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, झारखंड में मुंडा जनजाति के लोगों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 ईस्वी के बीच किया आपको मुंडा विद्रोह। 1898 से 1900 के बीच किया आपको मुंडा विद्रोह, और मुंडा विद्रोह के नेतृत्व करता है आपको बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को कई सारे उपनामों से जाना जाता है। बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता है, बिरसा मुंडा को जगत पिता कहा जाता है, बिरसा मुंडा को आदिवासियों का भगवान कहा जाता है। तो बिरसा मुंडा को धरती आबा, जगत पिता और
आदिवासियों का भगवान, इन तमाम उपाधियों से इन्हें जाना जाता है। 25 वर्ष की उम्र में बहुत शानदार उपलब्धि इन्होंने हासिल की थी। मात्र 25 वर्ष तो ये जीवित ही रहे। और बताइए आप लोग ऐसा हैं कि 25 वर्ष की उम्र में क्या किए हैं वो आपको भी पता है, समझे। हाँ, तो बहुत का नहीं हुआ होगा, बहुत का हो गया होगा या होने ही वाला होगा, जो भी है, ठीक है। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था आपको 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और निधन हुआ है 1900 ईस्वी में। तो 1875 प्लस 25 जोड़िए तो हो जाएगा 1900 ईस्वी। मतलब 25 वर्ष में लोग इनको भगवान के तौर पर याद करने लगे। अब इसी बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने शानदार काम किए होंगे ये। बिरसा मुंडा अपने जनजातियों के लिए बढ़ चढ़कर काम किया और बिरसा मुंडा ने मुंडा जनजाति के लोगों को बहुत बड़े बड़े अधिकार दिलवाए। मुंडा विद्रोह को लेकर किताबों में, इतिहासकारों में बड़ी मतभेद है। कुछ किताब लिखता है मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी, कुछ किताब लिखता है 1898 से 1900 ईस्वी और कुछ किताब लिखता है 1899 से 1900 ईस्वी। लेकिन जहां तक हमारा मानना है कि मुंडा विद्रोह 1898 से 1900 ईस्वी के बीच आपको मुंडा विद्रोह हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि मुंडा विद्रोह हुए क्यों? मुंडा विद्रोह हुए क्यों? मुंडा विद्रोह के होने के कारण क्या थे? देखिए एक बात और आप जानिए, मुंडा विद्रोह के होने के कारण को तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप इस बात को भी जानिए, मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह या महान हलचल विद्रोह भी कहा जाता है। मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह या महान हलचल विद्रोह या महान हलचल विद्रोह, उलगुलान विद्रोह या महान हलचल विद्रोह भी कहा जाता है। महान हलचल विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। देखिए मुंडा जनजाति में एक प्रथा प्रचलित थी, उस प्रथा को कहा जाता था खुटकट्टी प्रथा। मुंडा जनजाति में एक प्रथा प्रचलित थी, उस प्रथा को कहा जाता था खुटकट्टी प्रथा। खुटकट्टी प्रथा क्या था? खुटकट्टी प्रथा, इसको आप समझिएगा। जैसे संयुक्त परिवार समझते हैं आप? संयुक्त परिवार यानी वह परिवार जिसमें मां, पिता, भाई, बहन, दादा, दादी, चाचा, चाची सब एक साथ रहे, वही है संयुक्त परिवार। लेकिन अब संयुक्त परिवार रेयर एंड रेयरेस्ट केस में मिलेगा, रेयर एंड रेयरेस्ट केस में मिलेगा। अब तो आजकल का लड़का का तो ये स्थिति है, शादी किया अब बीवी को लेकर चल गया बंगाल। बंगाल में अगर अपना रह रहा है तो मां बाप को भी छोड़ दिया, मां बाप अपना अकेले जी रहा है, कैसे क्या कर रहा है, समझ गए। संयुक्त अब तो लोग मां बाप तक को नहीं रखता है महाराज, समझे, साथ में नहीं रखना पसंद करता है। पता नहीं लोग को हो क्या गया है, समझ नहीं आता है कि क्या हो गया है, समझ गए। तो चलिए आइए समझिएगा। अब आप देखिए एगो बात आप जान लीजिए, आप मां बाप को कुछ भी दे दीजिएगा ना, कुछ भी, कभी भी आप अपने मां बाप के ऋण को नहीं चुका सकते हैं। कुछ भी आप दे दीजिए, उसको सुबह उठ के प्रणाम कीजिए या उसको एकदम अपने कंधा पे बैठा कर रखिए, उसको चांदी के थाली में खिलाइए, फिर भी मां बाप के ऋण को कभी नहीं चुका सकते, समझ गए। तो इसलिए लोग ये सोच लिया है कि माँ बाप के ऋण को तो चुका तो सकते हैं नहीं, तो इसलिए जो है और इसका करे हम शोषण करे माँ बाप का भी, समझे, ऐसा ना है।
अच्छा, अभी शादी ब्याह नहीं ना हुआ है? 90% लड़का की हम बात कर रहे हैं, बीबी के इशारे पे नाचेगा, समझ गए? 10% लड़का ऐसा है जो बीबी के इशारे पर नहीं नाचेगा, समझ गए? 90% लड़का सब बीबी के इशारे पर नाचिएगा। आप लोग लिख करके ले लीजिए, आप समझे? हमारा क्या होगा, उधर से इशारा करे, आपका क्या होगा, हमारा क्या होगा, वो तो वक्त ना बताएगा। हमको लेकर के बड़ी चिंता है इस सबको। चलिए अब आगे आइए, आगे आइए। खुटकट्टी प्रथा। देखिए, संयुक्त परिवार यहां पर समझाना था हमको, मतलब जिस परिवार में माता पिता दादा दादी भाई बहन चाचा चाची सब एक साथ रहता हो, वही संयुक्त परिवार है। इसको ध्यान में रखिएगा। मुंडा जनजाति में संयुक्त परिवार का प्रचलन था, और ऐसे भी किसी भी जनजाति में आप जाकर के देखिए, अधिकतर जनजाति में संयुक्त परिवार का ही प्रचलन है, संयुक्त परिवार व्यवस्था का प्रचलन है। तो मुंडा जनजाति के जो लोग होते थे संयुक्त परिवार में विश्वास करते थे, तो सब एक साथ रहते थे, बहुत बड़ा परिवार होता था, बहुत बड़ा परिवार होता था। और जो बड़ा परिवार होता था, उस बड़े परिवार के लोग सामूहिक तौर पर खेती करते थे। मतलब जब साथ में रह रहे हैं तो खेती उती भी सामूहिक न होगा, निश्चित तौर पर होगा। तो मुंडा जनजाति के लोग संयुक्त परिवार में विश्वास करते थे, और इस जनजाति के लोगों के द्वारा सामूहिक खेती किया जाता था। और इस जनजाति के लोगों के द्वारा जो सामूहिक खेती किया जाता था, उस सामूहिक खेती को ही कहा जाता था खुटकट्टी प्रथा। अब जब इस जनजाति के लोग सामूहिक खेती किया करते थे, तो अंग्रेजों को लग रहा था कि सामूहिक खेती से हमें कम राजस्व आ रहा है, कम टैक्स आ रहा है। अगर इस जनजाति के लोग, अलग अलग परिवार के लोग अलग अलग खेती करेंगे तो ज्यादा राजस्व आएगा। तो अंग्रेज ज्यादा राजस्व प्राप्त करने के लिए खुटकट्टी प्रथा अर्थात सामूहिक खेती के प्रथा पर लगा दिया प्रतिबंध। कहा नहीं, संयुक्त खेती नहीं होगा, संयुक्त खेती की प्रथा पर हम लगा रहे हैं प्रतिबंध। इस खुटकट्टी प्रथा अर्थात संयुक्त खेती पर जो प्रतिबंध लगाया, इसी कारण से बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ मुंडा विद्रोह। यह विद्रोह भी काफी, इस विद्रोह की अगर आप बात करेंगे, काफी शक्तिशाली विद्रोह था। पुरुष तो छोड़िए, महिलाओं ने इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। तो मुंडा जनजाति के हर वर्ग के लोगों ने इसमें अपने आप को शरीक किया, और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ। काफी शक्तिशाली विद्रोह था, और जब बिरसा मुंडा नेतृत्व कर रहे थे, इसी वजह से बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके कर दिया गया जेल में बंद। और जेल में रहते हुए ही बीमारी के कारण जून 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा का निधन हो गया, और जेल में निधन हो गया। और अगर अंग्रेज मुंडा जनजाति के लोगों को अधिकार नहीं देता, तो फिर विद्रोह की ज्वाला और अधिक भड़क उठती। इसी वजह से अंग्रेजों ने खुटकट्टी प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था, उस प्रतिबंध को हटा दिया। कहा ये आगे जो है लागू रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो जनजाति होते थे, वे बाहरी लोगों को कहा करते थे दिकू, दिकू कहा करते थे। क्या कहा करते थे? दिकू। मतलब जनजातियों को, आदिवासियों को बाहरी लोगों से होता था दिक्कत, इसलिए कहा करते थे दिकू। क्या कहा करते थे? दिकू। क्लियर है ये बात? तो यही है।
तो आइए गुरुजी लोग इसको करते हैं याद। मुंडा विद्रोह कहां हुआ है? कहां हुआ है? झारखंड में ना। और किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? कब से कब? 1898 से 1898 से। अच्छा, मुंडा विद्रोह को और किस किस नाम से जाना जाता है? उलगुलान विद्रोह और महान हलचल विद्रोह। मुंडा विद्रोह को और किस किस नाम से जाना जाता है? मुंडा विद्रोह को और किस किस नाम से जाना जाता है? उलगुलान विद्रोह और धरती आबा किसे कहा जाता है? धरती आबा, जगत पिता, आदिवासियों का भगवान। आदिवासियों का भगवान। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? 1875। 1800। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? निधन 1900। निधन निधन। और मुंडा विद्रोह किस प्रथा के खिलाफ हुआ था? किस प्रथा के खिलाफ? किस प्रथा के खिलाफ? खुटकट्टी प्रथा के खिलाफ। क्लियर है ये बात? चलिए चलिए, अब इसके बाद खोंड और सवार विद्रोह है। देखिए, खोंड जनजाति के लोग ओडिशा प्रांत में, ओडिशा, खोंड जनजाति के लोग ओडिशा प्रांत में रहा करते थे। खोंड जनजाति के लोगों को भी अंग्रेजों ने परेशान किया था, जिस वजह से खोंड जनजाति के लोगों ने विद्रोह किया। और जो खोंड और सवार विद्रोह है, ये दोनों विद्रोह ओडिशा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में हुआ है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में हुआ है। इसमें जो खोंड विद्रोह है, इस खोंड विद्रोह के नेतृत्व करता है चक्र बिसोई। चक्र बिसोई। और जो सवार विद्रोह है, सवार विद्रोह के नेतृत्व करता है राधा कृष्ण दंडसेना। राधा कृष्ण दंडसेना। दंडसेना। इसके बाद आपको खासी विद्रोह है। खासी विद्रोह की अगर आप बात करेंगे तो जो खासी विद्रोह है, खासी विद्रोह आपको बंगाल के क्षेत्र में, नागालैंड के क्षेत्र में, असम के क्षेत्र में, ये तमाम, मेघालय के क्षेत्र में, ये तमाम ऐसे क्षेत्र थे जो कि आपको खासी विद्रोह से प्रभावित था। और खासी विद्रोह के नेतृत्व करता थे तीरथ सिंह। खासी विद्रोह के नेतृत्व करता थे तीरथ सिंह। तीरथ सिंह खासी विद्रोह के नेतृत्व करता थे। फिर पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में जो जनजाति हुआ करते थे, पश्चिमी घाट के जनजातियों के द्वारा चितर सिंह के नेतृत्व में जो विद्रोह किया गया है, उस विद्रोह को ही कहते हैं हम लोग रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह। इसके बाद और भी कई सारे विद्रोह है जिसका जिक्र आपके नोट में है, तो उसको हम एक एक करके करवा देंगे याद। समझ गए? तो यहां पर पहले कीजिए इसको याद। बहुत ज्यादा ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, जितना बात बताए हैं उतना याद रख लीजिएगा, काम आपका चल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर से प्रश्न नहीं आया है, आया है। कम आया है लेकिन आया है। कम आया है लेकिन आया है। और इस चैप्टर से अगर प्रश्न आता है ना, तो विद्यार्थी अधिकतर गलतियां करके आता है, सही करके आने का कोई चांस नहीं होता है। समझ गए? तो जो है, आइए करते हैं याद। खोंड विद्रोह के नेतृत्व करता, खोंड विद्रोह, खोंड विद्रोह, सवार विद्रोह, सवार विद्रोह, खासी विद्रोह, खासी विद्रोह, तीरथ सिंह, तीरथ सिंह, खासी विद्रोह, खासी विद्रोह, रामोसी विद्रोह, चितर सिंह, रामोसी विद्रोह, चितर सिंह, चितर सिंह, रामोसी विद्रोह। एक बार फिर से, खोंड विद्रोह, खोंड विद्रोह, सवार विद्रोह, सवार विद्रोह, खासी विद्रोह, खासी विद्रोह, रामोसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह। क्लियर है ये बात? इसके बाद जो है आपको पंजाब में कुका आंदोलन भगत जवाहर मल के नेतृत्व में हुए। बिहार में ताना भगत आंदोलन जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ। फिर जो है आपको तमिलनाडु में पॉलीगरों का विद्रोह वीर पी कट्टावामान के नेतृत्व में हुआ।
फिर केरल में जो है आपको वेलाट्राम्पी का विद्रोह मेलुथम्पी के नेतृत्व में हुआ, मेलुथम्पी के नेतृत्व में हुआ। यह भी प्रमुख विद्रोह है जिसको आपको रखना है याद, तो इसको कर लीजिए याद। बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, सीधे तौर पर करते हैं याद, फिर बढ़ेंगे आगे, फ्रांसीसी क्रांति की करेंगे शुरुआत। तो बताइए गुरुजी लोग, हमारे साथी कीजिए याद। आपको ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ है बिहार में 1914 से 1919, बिहार में 1914 से 1919। ताना भगत आंदोलन के नेतृत्व करता ताना भगत आंदोलन के नेतृत्व करता ताना भगत आंदोलन के नेतृत्व एगो बंगाल बिहार और झारखंड में हुआ है पहाड़िया विद्रोह, उसके नेतृत्व करता थे तिलका मांझी। कौन थे? तिलका मांझी। तो पहाड़िया विद्रोह के नेतृत्व करता, पहाड़िया विद्रोह तिलका मांझी। फिर एगो है आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह, इसके नेतृत्व करता है अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू। रंपा विद्रोह के नेतृत्व करता अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू। इसके बाद जो है तमिलनाडु में पॉलीगरों का विद्रोह हुआ है वीर पी कट्टा वामन। तमिलनाडु में पॉलीगरों का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? वीर पी कट्टा वामन। तमिलनाडु में पॉलीगरों का विद्रोह किसके नेतृत्व में? वीर पी कट्टा वामन। तमिलनाडु में पॉलीगरों का विद्रोह किसके नेतृत्व में हो? वीर पी कट्टा वामन। फिर केरल में जो है वेलाट्राम्पी का विद्रोह हुआ है मेलुथम्पी के नेतृत्व में, मेलुथम्पी, मेलुथम्पी। तो केरल में वेलाट्राम्पी का विद्रोह किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? पंजाब में कूका आंदोलन भगत जवाहर मल के नेतृत्व में। पंजाब में कूका आंदोलन किसके नेतृत्व? पंजाब में कूका आंदोलन किसके नेतृत्व? भगत जवाहर मल, भगत जवाहर। फिर से 8 गो 10 गो विद्रोह याद करवाए, फिर से इसको याद करवाते हैं। और बार बार हम बोल रहे हैं जिस दिन जो पढ़ाया जाए सेम डे में घर पे जाके पढ़ना है। सप्ताह में जो एक दिन छुट्टी होगा उसमें उसका रिवीजन करना है, पूरे सप्ताह के चीजों का। महीना में जितना पढ़ाया जाएगा महीना के चीजों का रिवीजन करना है। तो आप गौर कीजिएगा, रिवीजन पर हम बहुत जोर दे रहे हैं। रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, समझ गए? सिर्फ पढ़ा देने मात्र से थोड़े रिजल्ट होता है महाराज, आप रिवीजन कीजिएगा रिजल्ट हो जाएगा। चलिए ये जो 8 गो 10 गो बताएं इसको फिर से करते हैं याद, न है तो हम तो जवाब देने के लिए आइए हैं, समझे? खोंड विद्रोह, खोंड विद्रोह, सवार विद्रोह, सवार विद्रोह, खासी विद्रोह, खासी विद्रोह, रामोसी विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, जतरा भगत, ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, कूका आंदोलन, भगत जवाहर मल, कूका आंदोलन, कूका आंदोलन, कूका आंदोलन, भगत जवाहर मल। इसके बाद रंपा विद्रोह, अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम, रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह, पॉलीगरों का विद्रोह, वीर पी कट्टा वामन, पॉलीगरों का विद्रोह, पॉलीगरों का विद्रोह, पॉलीगरों का विद्रोह, वेलाट्राम्पी का विद्रोह, मेलुथम्पी, वेलाट्राम्पी का विद्रोह, वेलाट्राम्पी का विद्रोह। क्लियर है ये बात? घर पे जाकर पढ़िएगा ना। इस प्रकार ये चैप्टर हुआ खत्म, ठीक है? अब सुनिए, अब टारगेट तो था फ्रांसीसी क्रांति यानी शुक्रवार तक खत्म कर देना है, लेकिन हो नहीं पाया है, परंतु आज फ्रांसीसी क्रांति की कर देते हैं शुरुआत, समझ गए? जानते हम कोटा में पढ़ते थे करियर पॉइंट में, तो वहां पर जो है साप्ताहिक डीपीपी दिया जाता था। साप्ताहिक मतलब एक सप्ताह में जितना पढ़ाया जाएगा उसका जो है पूरा पीडीएफ आपको मिल जाता था। तो हम सोच रहे हैं कि साप्ताहिक के पीडीएफ आपको दे, लेकिन यहाँ का बच्चा सब जो है ना है वैसन, उसको बहुत प्रॉब्लम है हो, ठीक है? उसको बहुत प्रॉब्लम है। एक बार पीडीएफ दीजिए तो हे कीजिए, हे कीजिए, दिस कीजिए, डेट कीजिए,
समझे, जितना करवा रहे हो उतना कीजिए आराम से। वो कहेगा एक बार पीडीएफ दीजिए, पीडीएफ निकालते हैं, पैसा खर्चा हो जाता है। महाराज पैसा खर्चा पढ़ने में नहीं कीजिएगा तो कौन चीज में कीजिएगा, समझे। तो हम सोच रहे हैं हम अपना पीडीएफ साप्ताहिक दे, ठीक है, हम तो यही सोच रहे हैं, लेकिन आप लोग करने दीजिएगा हमको तब ना। चलिए, तो चैप्टर खत्म हो गया और हम आपको बोले थे स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ाते पढ़ाते विश्व इतिहास के भी जो 8-9 चैप्टर है, स्वतंत्रता आंदोलन में भी 7-8 या 9 चैप्टर है और विश्व इतिहास में भी 7-8-9 चैप्टर है। तो स्वतंत्रता आंदोलन और विश्व इतिहास दोनों को लेकर के चल रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं ना है? आए होना भी नहीं चाहिए, समझ गए। तो आइए, तो भारतीय इतिहास के अंतर्गत स्वतंत्रता आंदोलन का 2 चैप्टर हमने पढ़ लिया है। एक चैप्टर हमने 1857 का विद्रोह और दूसरा चैप्टर हमने प्रमुख भारतीय विद्रोह। अब विश्व इतिहास के एक चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति को हम लोग पढ़ते हैं, फ्रांसीसी क्रांति को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आज से करते हैं प्रारंभ। और इसमें होगा क्या जानते हैं, दोनों हो जाएगा साथ में, क्लियर है। चलिए, तो हम बोले थे कि ये जो चैप्टर है प्रमुख भारतीय विद्रोह है थोड़ा पेचीदा, लेकिन आपको लगा तो जब ये चैप्टर आपको इतिहास में नहीं प्रॉब्लम क्रिएट किया तो आप मान करके चलिए भारतीय इतिहास में कोई भी चैप्टर आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। जब हम पढ़ाई करते थे तो हमको सबसे ज्यादा परेशान यही चैप्टर करता था इतिहास में, प्रमुख भारतीय विद्रोह। ये चैप्टर जो है टीचर भी बढ़िया से नहीं पढ़ाता था, समझ गए। तो आइए विश्व इतिहास के एक टॉपिक को करते हैं शुरू, और वो टॉपिक है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति शुरू कर देते हैं, ठीक है, ठीक रहेगा। अभी टाइम भी है, 15 मिनट बहुत टाइम होता है, दिन भी अच्छा है। फ्रांस की क्रांति, देखिए फ्रांस की क्रांति ना, फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुए हैं, क्यों हुए हैं? फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, कब हुए हैं? उत्तर तो आपको मिल रहा है 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुए हैं, क्यों हुए हैं, इस क्रांति के क्रम में क्या हुआ, इस क्रांति की देन क्या क्या है। फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित करने का काम किन किन लेखकों ने किया है। तो सबसे पहली बात आप यह जानिए कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को हुआ है। 14 जुलाई 1789 को हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुआ है 14 जुलाई 1789 और इसकी शुरुआत हुई है पेरिस से। पेरिस से, कहां से हुई है? पेरिस से। देखिए 14 जुलाई 1789 का दिन फ्रांस के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन हुआ क्या था? फ्रांस के राजा ने 7,000 सैनिकों को शहर के अंदर बुला लिया। शहर के अंदर बुला लिया। फ्रांस के राजा ने
जो 7,000 सैनिकों को अस्त्र शस्त्र के साथ शहर के अंदर बुला लिया, तो आम जनता को यह डर हो गया कि ऐसा तो नहीं कि राजा आम जनता पर गोली चलाने के लिए, आम जनता पर गोली चलवाने के लिए सैनिकों को शहर में प्रवेश करवाया है। यह खबर, यह बात आम जनता के मन में चली गई। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि इस समय फ्रांस के सम्राट कौन थे, अर्थात फ्रांस के राजा कौन थे? तो जब फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के समय फ्रांस के राजा हुआ करते थे लुई 16वां। लुई 16वां, लुई 16वां का संबंध है बुर्बो राजवंश से। लुई 16वां का संबंध बुर्बो राजवंश से है। लुई 16वां से पहले इस राजवंश में एक शासक हुए थे लुई 14वां। लुई 14वां, और लुई 14वां कहा करता था, मैं ही राज्य हूं, मेरे शब्द ही कानून है। मैं ही राज्य हूं, मेरे शब्द ही कानून है, ये कहा करता था लुई 14वां। और लुई 16वां क्या करता था पता है? बीटीबीसी का बुक पढ़िएगा या भारतीय भवन का बुक पढ़िएगा, नम्मा क्लास का, तो उसमें इस बात का जिक्र स्पष्टता पूर्वक है कि लुई 14वां कहा कि मैं ही राज्य हूं, और लुई 16वां कहा मेरी इच्छा ही कानून है। मेरी इच्छा ही कानून है, मतलब हम जो इच्छा करेंगे, हम जो बोलेंगे वही कानून है, ऐसा कहा करता था राजा। अब आप स्वयं सोचिए कि कितने निरंकुश लोग सब होते होंगे कि मैं ही राज्य हूं, मेरे शब्द ही कानून है, मेरी इच्छा ही शासन है। ठीक है, राजतंत्र था, राजतंत्र में राजा का बोलबाला होता है। और आप इस बात को समझिएगा, जो फ्रांस की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति के कई सारे कारण हैं। जैसे 1857 के क्रांति के कई सारे कारण हैं, वैसे ही फ्रांस की भी क्रांति के कई सारे कारण हैं। फिर 1857 के विद्रोह का एक तत्कालिक कारण भी था, उसी प्रकार से फ्रांस की राजक्रांति का भी एक तत्कालिक कारण था। तो फ्रांस की क्रांति के कई सारे कारण हैं, उन कारणों की भी चर्चा अभी हम आपके साथ करेंगे। लेकिन फ्रांस की क्रांति का जो तत्कालिक कारण था, फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण था लुई 16वां की अयोग्यता। लुई 16वां की अयोग्यता। जब फ्रांस के भीतर क्रांति हुई थी, तो उस समय फ्रांस के जो सम्राट लुई 16वां थे, लुई 16वां की अयोग्यता ही, अयोग्यता, लुई 16वां की अयोग्यता का होना, लुई 16वां को प्रशासनिक अनुभव का नहीं होना, ये फ्रांसीसी क्रांति के तत्कालिक कारण माने जाते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के तत्कालिक कारण माने जाते हैं। देखिए, लुई 16वां गद्दी पर बैठा था 1774 में। लुई 16वां गद्दी पर बैठा था 1774 में। जब लुई 16वां गद्दी पर बैठा था 1774 में, तो उस समय इसका मात्र उम्र हुआ करता था 20 बरस, 20 इयर्स, 20 बरस का, मात्र 20 बरस का था ये लुई 16वां, मात्र 20 बरस का लुई 16वां था। तो प्रशासनिक अनुभव तो था ही नहीं, प्रशासनिक अनुभव नहीं था, अयोग्य था, और कर्जा अपने ऊपर बढ़ा लिया। लुई 16वां अपने ऊपर कर्जा बढ़ा लिया। कैसे अपने ऊपर कर्जा बढ़ा लिया? तो देखिए, आप एक बात को समझिए, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा हुआ करती थी लिब्रे।
फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा हुआ करती थी लिब्रे, लिब्रे हुआ करती थी। और फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को फ्रांसीसी मुद्रा की मान्यता खत्म कर दी गई थी 1794 में। कहने का मतलब यह हुआ, सुनिएगा ध्यान से, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी, लेकिन लिब्रे की मान्यता को 1794 ईस्वी में खत्म कर दिया गया। अब देखिए हुआ क्या था, हुआ क्या था इस बात को आप समझिएगा, हुआ क्या था इस बात को समझिएगा आप। लुई 16वां की पत्नी थी मेरी एतवा एनेत, मेरी एतवा एनेत, मेरी एतवा एनेत ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, समझिएगा। इनकी पत्नी थी मेरी एतवा एनेत, ये थी आपको ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। और बहुत खर्चीला थी ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एतवा एनेत, जो लुई 16वां की पत्नी थी, बहुत अधिक खर्चा किया करती थी। और लुई 16वां इसके चक्कर में एक प्रकार से कहिए तो फ्रांस की अर्थव्यवस्था को जर्जर कर दिया। और लुई 16वां स्वयं भी भोग और विलासी प्रवृत्ति का हुआ करता था। लुई 16वां स्वयं भी, उम्र देखिए ना, 20 वर्ष का उम्र है तो क्या होगा, समझ के थोड़ा सोचिए, भोग और विलासी प्रवृत्ति का हुआ करता था। पत्नी भी बहुत खर्चीला थी। तो एक तो यह कारण था कि फ्रांस के ऊपर फ्रांस की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, एक ये कारण था। दूसरा कारण यह था, और महत्वपूर्ण कारण था ये, फ्रांस ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का साथ दिया था। फ्रांस ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का साथ दिया था। देखिए, जैसे हमारा देश भारत ब्रिटेन का गुलाम रहा है, वैसे अमेरिका के भी 13 राज्य ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं। और जैसे भारत को आजाद करवाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं, उसी प्रकार से अमेरिका को आजाद करवाने के लिए जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे। और जो अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे, उस अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन में फ्रांस ने दिल खोल करके अमेरिका का मदद किया, क्योंकि फ्रांस ब्रिटेन को अपना धूड़ विरोधी समझता था। तो इसी वजह से फ्रांस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का साथ दिया। और जब अमेरिका का साथ दिया, इस वजह से भी फ्रांस पर कर्ज काफी बढ़ गया। और आप मानिए कि जिस समय लुई 16वां गद्दी प्राप्त किया था, उस समय खजाना में बहुत पैसा नहीं था। उस समय भी फ्रांस 2 लाख लिब्रे के कर्ज में था। 2 लाख नहीं, सॉरी, 2 लाख नहीं, 2 करोड़, सॉरी 2 करोड़ लिब्रे की कर्ज में था। लेकिन अपनी शानो शौकत दिखाने, अपनी भोग और विलासितापूर्ण जीवन जीने, और फ्रांस को सहायता देने और अमेरिका को सहायता देने, इन तमाम वजहों से फ्रांस पर कर्ज काफी बढ़ गया। फ्रांस पर कर्ज काफी बढ़ गया। फ्रांस पर कर्ज काफी बढ़ गया। और कर को लेकर, टैक्स को लेकर निर्णय लेने का अधिकार
राजा को नहीं होता था। कर को लेकर निर्णय लेने का अधिकार राजा को नहीं होता था, बल्कि फ्रांस के भीतर कर की दर बढ़ाई जाए नहीं बढ़ाई जाए, क्या किया जाए नहीं किया जाए, यह निर्णय लेने का अधिकार हुआ करता था ई एस्टेट्स जनरल नामक संस्था को, ई एस्टेट्स जनरल नामक संस्था को। और लंबे अवधि से ई एस्टेट्स जनरल नामक संस्था की कोई बैठक नहीं हुई थी, कोई बैठक नहीं हुई थी। लगभग कहा जाता है कि ई एस्टेट्स जनरल की बैठक 175 वर्षों से नहीं हुई थी। और फ्रांस की अर्थव्यवस्था काफी जर्जर हो गई थी। फ्रांस की जर्जर अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए लुई 16वां ने 175 वर्षों के बाद ई एस्टेट्स जनरल की बैठक आयोजित किया। और लुई 16वां ने ई एस्टेट्स जनरल की बैठक 1789 में बुलाया। 5 मई 1789। 1789 में से 175 को घटा दीजिए, 1789 में से 175 को घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 4, 1, 6, 1, 1614। लुई 16वां ई एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई 1789 में। इससे पहले ई एस्टेट्स जनरल की बैठक हुई थी 1614 में। 1614 में इतने लंबे अंतराल के बाद ई एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गई। अब सवाल यह उठता है कि इस बैठक में भाग कौन लेते थे? तो देखिए, 18वीं सदी का जो फ्रांस था, 18वीं सदी का फ्रांस, 18वीं सदी का फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभक्त था। 18वीं सदी का फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभक्त था, 3 एस्टेट्स में विभक्त था। और जो 18वीं सदी का फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट्स में विभक्त था, उसमें आपको प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग हुआ करता था। फ्रांस के समाज में प्रथम वर्ग के अंतर्गत आता था पादरी, द्वितीय वर्ग के अंतर्गत आता था कुलीन वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग के लोग, और तृतीय वर्ग के अंतर्गत आता था आम जनता, आम जनता, आम जनता। तृतीय वर्ग में सुन लीजिए, आप यहां पर समझिएगा, यहां से प्रश्न आया है आपके बिहार एसआई परीक्षा में। प्रथम, द्वितीय या तृतीय एस्टेट्स में कौन आता है कौन नहीं आता है, क्वेश्चन बैंक पलट करके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा आपको ये चीज। तो प्रथम वर्ग में पादरी, द्वितीय में कुलीन, तृतीय में सब, आम जनता में सब आ जाता है, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, शिक्षित, बेरोजगार, नालायक, निकम्मा, सब टोटल। और देखिए, आपको जो पादरी वर्ग के लोग थे और जो कुलीन वर्ग के लोग थे, इनको जन्म से कुछ विशेषाधिकार मिला हुआ था, जन्म से ही कुछ विशेषाधिकार मिला हुआ था। जैसे भारत में ब्राह्मण वर्ग के लोगों को जन्म से कुछ विशेषाधिकार मिला है, पूजाएगा ब्राह्मणे, कोई पूजा होगा तो पूजा कौन करेगा? ब्राह्मण करेगा। जन्मना अधिकार हो गया, जन्मना विशेषाधिकार हो गया। तो पादरी और कुलीन वर्ग के लोगों को, थोड़ी का टाइम हो गया है, पादरी और कुलीन वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार मिले हुए थे। क्या विशेषाधिकार मिले हुए थे? तो विशेषाधिकार यह मिला हुआ था, ये लोग
को टैक्स नहीं देना पड़ता था, कर नहीं देना पड़ता था, टैक्स इन लोगों को नहीं देना पड़ता था। टैक्स कौन देता था पता है? टैक्स देता था तृतीय वर्ग के लोग, आम जनता। टैक्स देता था तृतीय वर्ग के लोग, यानी आम जनता, आम जनता। तो अब इससे आगे तो नहीं बता पाएंगे, काहे कि आगे बैच है अभी तुरंत। सुनिए ना, रुकिए ना, काहे ऐसे अकबकाते हैं? यहां पर जो इतना कुछ समझे हैं, याद करेंगे तब ना, तो ऐसे काहे अकबकाते हैं? इसको फिर से अगले सेशन में बताएंगे। तो यहां पर 5-10 फैक्ट है जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, और उसमें से एक या दो प्रश्न, अभी जो 5-10 फैक्ट बताए हैं ना, उसमें से एक या दो प्रश्न आपके बिहार एसआई का पूछा हुआ है। एक तो प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग में कौन आता है, यहां से एक प्रश्न पूछा गया है, और दूसरा लुई सोलहवां कौन वंश से है। ये दोनों आपके बिहार एसआई परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ गए? 5-10 को फैक्ट बताएं, उसमें 2 को तो पूछले है। तो आइए आइए, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब से हुई? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब से हुई? फ्रांस अपना राष्ट्रीय दिवस या स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाता है। फ्रांस अपना राष्ट्रीय दिवस या स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? कब मनाता है? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा, अच्छा, फ्रांस की मुद्रा लिबरे को कब समाप्त कर दिया गया? कब समाप्त कर दिया गया? फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस के राजा, इसका संबंध कौन राजवंश से? चलिए, इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? लुई 16वां की अयोग्यता। फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालिक कारण लुई 16वां की अयोग्यता। फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालिक कारण, इसकी पत्नी कौन थी? कहां की राजकुमारी थी? अच्छा, 18वीं सदी का फ्रांस कितने वर्ग में विभक्त था? कितने वर्ग में? प्रथम वर्ग में, द्वितीय वर्ग में, तृतीय वर्ग में। आम जनता, और इसमें डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर सब। सीधा सोचिए ना, प्रथम वर्ग में पादरी और द्वितीय वर्ग में कुलीन, उसके अलावा सब तृतीय वर्ग में, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, बेरोजगार हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, सब टोटल। समझ गए? बात क्लियर है ही? और एक बात बताइए, कर, टैक्स कौन देता था? तृतीय वर्ग ना। क्या प्रथम और द्वितीय वर्ग टैक्स देता था? नहीं ना देता था। क्लियर है ना? इतना बात याद हुआ? चलिए, फी सुनिए तो फी है, कहां सोचे जी? अरे पढ़िए ना महाराज, 15 दिन पढ़िए, टेस्ट लेंगे, जो टेस्ट में पास करेंगे उसका भी एडमिशन होगा, जो टेस्ट में फेल करेंगे उसका भी एडमिशन होगा। एडमिशन सबका होगा। जो टेस्ट में टॉप करेगा उसको फ्री में पढ़ा देंगे, ठीक है? उससे कोई फी नहीं लेंगे। जो टेस्ट में टॉप करेगा, उससे कोई फी नहीं लेंगे। और 15 दिन में जो पढ़ाएंगे क्वेश्चन वहीं से देंगे, समझे? क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही देंगे। और सबको ना, जो टॉप करेगा, लड़का लड़की दोनों, उसको फ्री में पढ़ा देंगे। जो आपको 1 नंबर वाला को जी, 1 नंबर पे जो रहेगा
1 नंबर पे जितना लड़की लड़का आ जाएगा सबको फ्री में पढ़ा देंगे, समझ गए। फिर 2 नंबर पे आएगा उससे थोड़ा फी लेंगे, 3 नंबर पे आएगा उससे ज्यादा फी लेंगे, 4 नंबर पे आएगा उससे ज्यादा फी लेंगे, 5 नंबर पे आएगा उससे ज्यादा फी लेंगे, जो लास्ट में रहेगा उसको पूरा फी लेंगे। ठीक है, चलिए। तो बैच के साथ साथ टेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ, तो ऐसे जीवन भर ऐसे दोहराते ही रह जाइएगा। हाथ हिला रहा है कि नहीं कर रहे हैं, जीवन भर वही करते ही रह जाइएगा। सब लोग कर रहे हैं ना? नहीं कीजिएगा तो बाद में वोमिटिंग आपको होगा, डिहाइड्रेशन आपको होगा, हमको क्या दिक्कत? हमको कोई दिक्कत ना है। बताइए, सम्मिलित रूप से जवाब दीजिए, टाइम हो गया है। महासागरीय मरुस्थल कहां है? अटलांटिक। किस नदी पर बजाज सागर बांध है? आए? सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? आए? बुक्सा बाघ अभयारण्य कहां है? पश्चिम। राष्ट्रकूट राजवंश की राजभाषा कन्नड़ ना। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह किसके समय हुआ? लॉर्ड एम। चलिए आगे बताइएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर कौन देश का प्रभाव नहीं पड़ा? कामराज योजना का संबंध कौन राजनीतिक पार्टी से? आए? आगे। बर्ना बेलेक कप का संबंध कौन खेल से? आए? 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास। स्वतंत्र भारत का प्रथम आरबीआई गवर्नर सीडी। तो अब सुन लीजिए, कल आपका क्लास है, कल फ्रांसीसी क्रांति खत्म कर देंगे और साथ ही साथ 10 गो स्टैटिक या 5 गो 6 गो स्टैटिक, जितना परीक्षा में पूछता नहीं, 10 गो स्टैटिक क्वेश्चन आंसर के साथ डिस्कस कर देंगे, चीजों को लिखा भी देंगे या नोट दे देंगे, और फिर करेंट और फिर बिहार। ठीक है, तो ये सब भी होगा। और साथ ही साथ सुनिए, कल का क्लास बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए कल के क्लास में क्या क्या होने जा रहा है। कल के क्लास में एक तो पहला काम ही होने जा रहा है फ्रांसीसी क्रांति खत्म। दूसरा जो स्टैटिक पोर्शन है उसको शुरू करेंगे, करंट को शुरू करेंगे, बिहार शुरू करेंगे। ठीक है, और तीसरा पूरे सप्ताह में जो पढ़ाए हैं 1857 की क्रांति से लेकर फ्रांसीसी क्रांति तक, उसका हम करवाएंगे रिवीजन भी। समझ गए? लाइन बाय लाइन तुरंत हो जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। हमारे हाथ में नोट होगा, आपके भी हाथ में नोट होगा। समझ गए? तो प्रश्न पूछते जाएंगे, आप फटाफट जवाब देते जाइएगा। रिवीजन में अगर आप थोड़ा सा मेहनत किए होंगे कि पूरे सप्ताह भर के क्लास का रिवीजन करने में मुश्किल से आधा घंटा, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तब पूरे आधा घंटा में रिवीजन हो जाएगा। तो अंतिम आधा घंटा होगा रिवीजन। तो सब चीज हम आपको करवाते हुए जा रहे हैं। 70 क्वेश्चन पर काम शुरू हो चुका है, 25-30 क्वेश्चन पर जो है बाद में काम होगा, जल्दी शुरू होगा। तो और इसके बाद जो है फी तो डिसाइड ही नहीं किए हैं, तो फी जो है बता देंगे। अरे पढ़िए ना, पढ़ा तो रहे हैं। फी रखिए अपने पास में, समझे? और हाँ, एगो बात बता देते हैं, जब एडमिशन की घोषणा करेंगे, जब फी की घोषणा करेंगे, काउंटर पे एडमिशन लेना है। जितना पैसा दे रहे हैं रसीद कटवाना है उतना पैसा का। अगर जो फी रहेगा उससे एक भी पैसा कम रहा, टेस्ट एलो नहीं करेंगे। समझिए, टेस्ट एलो हम नहीं करेंगे। 50 गो टेस्ट होगा बैच में, पता है ना? 5 गो एनसीईआरटी टेस्ट, स्पेशली हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का। इसके बाद 10 गो करंट का टेस्ट, 15 गो मिसलेनियस टेस्ट और 20 गो क्लास टेस्ट। टोटल 50 टेस्ट है। और अगर गड़बड़ रहा आपके कार्ड पे या गलत तरीका से आप एडमिशन लिए, हम है बड़ी जिद्दी आदमी, समझ गए? आप कुछ कर लीजिएगा, हम जो सोचे हैं हम वही करेंगे। समझ गए? तो एकदम से काउंटर पे भी यहां के स्टाफ के थ्रू भी एडमिशन लेना है तो उस पर लिखाना है। अगर नहीं रहा पैसा इंक्लूड, तो वो जो कैश मेमो होगा उसको हम देंगे फार, मतलब एडमिशन कैंसिल आपका।
आने की कोई अनुमति आपको नहीं होगी। क्लियर है? कुछ समझ रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं हम तो पैसा लेंगे हम। 70 क्वेश्चन पर काम करवा रहे हैं हम तो पैसा लेंगे हम। समझ गए? तो आप लोग इधर उधर मत कीजिए, और नहीं तो मास्टर का पैसा लीजिएगा तो बच पाइएगा महाराज, सफल हो पाइएगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा। देखिए, दे इसलिए नहीं रहे हैं एडमिशन का फी, और एडमिशन इसलिए नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक में जो है ना अभी जो एग्जाम हुआ है वो सब क्वेश्चन पे कर रहे हैं काम, सोच रहे हैं अभी तक के क्वेश्चन को इंक्लूड कर दे, इसी वजह से, और कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं इससे आगे अगले क्लास में। लड़की लोग निकलिए इधर से, लड़का उधर से निकलेगा। लड़की लोग इधर से निकलिए, लड़का उधर से। धन्यवाद सभी लोगों का। है, आराम से निकलिए, हड़बड़ाइए नहीं। ऊपर में पंखा है, ऐसे मत कीजिए आप लोग, आराम से निकलिए।